record. वेलकम क्लास। पहली क्लास डिज़ाइन पैटर्न्स की। तो डिज़ाइन पैटर्न्स आपके पास बेटा, उससे पहले जो है, पहले आपका इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपकी जो ऊप है दैट इज़ स्ट्रॉन्ग। आपको जो है डेटा स्ट्रक्चर्स जो है वो अच्छे से ग्रिप है उसके ऊपर, एंड ऊप के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरेटिकल पार्ट मैं ज़्यादा कहूँगा, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखिएगा कि आपके पिन पॉइंट फिंगर टिप्स पे हों। दे आर हैवीली यूज इन योर डिज़ाइन पैटर्न्स, उसके बगैर आपका आगे चलना मुश्किल है। तो स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन पैटर्न्स। सबसे पहले क्विक शॉर्ट रिवीजन, दो टर्म्स का, जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन। जनरलाइजेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग कॉमन एट्रीब्यूट्स फ्रॉम टू और मोर क्लासेस। मतलब ये होगा कि मैंने दो क्लासेस में से जो कॉमन एट्रीब्यूट्स थे उनको निकाल के उनकी मैंने एक पेरेंट क्लास बना दी। सिंपल एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, कार और मोटर बाइक्स में से जो कॉमन चीजें हैं उनको हम जनरलाइज करके क्या कह सकते हैं? व्हीकल कह सकते हैं। कि दिस इज माई एब्स्ट्रैक्ट वर्जन, कि अगर एक व्हीकल होगा तो उसमें मिनिमल ये चीजें तो लाजमी होंगी। अब इसमें मजीद कुछ फीचर्स को ऐड कर दो तो ये कार बन जाती है, और उसी व्हीकल के अंदर अगर कुछ और फीचर्स को ऐड करते हो तो वो क्या बन जाता है? मेरी मोटर बाइक। इसी तरीके से स्पेशलाइजेशन, इट इज द टोटली रिवर्स प्रोसेस। जनरलाइजेशन का बिल्कुल टोटल रिवर्स है। आप क्या करते हो? फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्ट वर्जन, मतलब व्हीकल अगर सपोज करें, व्हीकल में से मैं क्या कर रहा हूँ? एक्सटेंड करके चीजों को नई चीजें बना रहा हूँ, मतलब कार एंड मोटर बाइक। एग्जाम्पल इसकी जो दी हुई है दैट इज ऑफ लिविंग थिंग्स। अगर मेरे पास एक लिविंग थिंग्स की क्लास है तो उसमें मैं कुछ चीजें ऐड कर दूं, स्पेशलाइज कर दूं उसमें, तो वो क्या बन जाएगी? एक ह्यूमन भी बन सकती है। और उसमें कुछ मजीद चीजें डाल दूं तो वो एनिमल्स बन जाएंगी। और उसमें से कुछ खास चीजें डाल दूं तो वो क्या बन जाएगी? एक नई क्लास प्लांट्स की भी बन सकती है। तो जनरलाइजेशन इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ द क्लास, एंड स्पेशलाइजेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ द क्लासेस, मतलब एक्सटेंड करना, बढ़ाना। ओके। सेकेंड थिंग, एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट क्लासेस। ये बेटा वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके बारे में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं थ्रू आउट द कोर्स, और ऊप में भी जो है इनको चीज़ें समझ में नहीं आई होती। बट दे आर नॉट विलिंग टू टेल द टीचर कि भाई ये चीज़ समझ में नहीं है, आई डोंट नो व्हाई। तो इसको ज़रा समझ लें। Abstract is the generalized form. An interface or class can be used according to the requirement to represent common functions of child classes that they implement accordingly. मतलब क्या है? जैसे अभी हमने बात की यहाँ पे व्हीकल की, तो व्हीकल जो है मेरे पास, ये जनरलाइजेशन के थ्रू बना है, लेकिन ये एक्चुअली है क्या? इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और किसकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है? कार और मोटर बाइक की। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं? जैसे डेफिनेशन कहती है कि इसको हम कहेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट ही, लेकिन इसको हम इंटरफेस भी के थ्रू भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या तो हम इसकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लें। तो जब भी आपके पास एब्स्ट्रैक्शन का प्रोसेस अप्लाई होता है, जनरलाइजेशन अप्लाई होती है, तो जो एंड प्रोडक्ट आपको निकलता है दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट। अब जरूरी नहीं है कि इसकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही बने। यू कैन ईदर मेक इंटरफेस और एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट। ठीक है। और अगर इसको समझने की बात कहूँ मजीद, तो एब्स्ट्रैक्ट आपके पास एक यूं समझ लें कि रूल्स होते हैं जो कि आपकी चाइल्ड क्लास को नेसेसरी होते हैं टू इम्प्लीमेंट दैम। अगर कोई भी आपकी चाइल्ड क्लास आपकी एब्स्ट्रैक्ट वर्जन को जो है इनहेरिट करती है, तो उसके लिए लाजमी हो जाता है कि जो रूल्स उसने डिफाइन किए हैं वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन दे। ठीक है। बाय यूजिंग द ओवरराइड कीवर्ड, अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास की मैं बात करूं तो। ओके। देन कॉन्क्रीट क्लासेस क्या होती हैं? कॉन्क्रीट क्लासेस आर द चाइल्ड क्लासेस। इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में से जो आपके पास एक्सटेंशन के थ्रू या स्पेशलाइजेशन के थ्रू या एक्सटेंड करके जो आपके पास चाइल्ड क्लासेस बनती हैं, दे आर कॉल्ड कॉन्क्रीट क्लासेस। इनको कॉन्क्रीट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ठोस होती हैं, ये एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करती हैं जिनके साथ आप इंटरेक्शन कर सकते हो। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का या इंटरफेस का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता, इसलिए हम उनको कॉन्क्रीट क्लासेस नहीं कहते। कॉन्क्रीट क्लासेस कौन सी होती हैं? जिनके जाके एक्चुअली ऑब्जेक्ट बनते हैं, मतलब वो क्लासेस जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस या इंटरफेसेस को क्या करती हैं? इंप्लीमेंट करती हैं। देन उनके एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं, देन यू कैन इंटरेक्ट विद दोज ऑब्जेक्ट्स। ओके। तो अब डिजाइन पैटर्न आपके पास क्या है? डिजाइन पैटर्न जो है आपके पास कोर्स है, इट इज अबाउट द सॉल्यूशंस जो आपके पास
ऐसे सॉल्यूशंस जो आपके पास मोस्ट रिकरिंग प्रॉब्लम्स के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर, जब भी आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हो उसके अंदर जो बार बार प्रॉब्लम्स आती हैं उनके जनरल सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, आपको जो है ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि बार बार हर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ती हैं, इंस्टेड ऑफ हर प्रोग्रामर एक नया सोल्यूशन सोचे, तो कुछ आपके पास प्री डिफाइंड सॉल्यूशंस बताए गए हैं कि अगर मेरे पास ये प्रॉब्लम अगर हो रही है या ये चीज मुझे इंप्लीमेंट करनी है तो इसका सही तरीकेकार क्या हो सकता है। हो सकता है कि आपने किसी एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला और उसी प्रॉब्लम का प्रोग्रामर नंबर 2 ने कोई और सोल्यूशन निकाला, इसी तरीके से 3 ने कुछ और निकाला, 4 ने कुछ और निकाला। अब इन सब में से सबसे बेहतरीन सोल्यूशन किसका है वो कैसे डिसाइड होगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो डिजाइन पैटर्न है इसके अंदर जो कोर्स के अंदर जो आप पैटर्न्स पढ़ेंगे वो ओवर द टाइम पीरियड आपके पास ट्रायल एंड एरर के थ्रू एक्सपर्ट्स ने जो है जो बेस्ट सॉल्यूशंस थे उनको पिक करके आपके लिए फिल्टर करके अलग से रख दिया है। तो सबसे पहले जो कीवर्ड जो आपके पास टर्म था डिजाइन पैटर्न्स का इंट्रोड्यूस करवाया था, चार आपके पास प्रोग्रामर्स थे। 1994 में इनकी एक बुक आई थी जिनको इन प्रोग्रामर्स को जो है गैंग ऑफ 4 भी कहा जाता है, जिन्होंने जो है इन डिजाइन पैटर्न्स को इंट्रोड्यूस करवाया था टू द वर्ल्ड, ठीक है, टू द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। तो उन्होंने कुछ 23 पैटर्न्स जो है आइडेंटिफाई किए थे ऐसे जो बार बार प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस थे, और उन्होंने ये डिसाइड और उन्होंने मतलब ये इंट्रोड्यूस करवाया था कि दीज आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस या बेस्ट सॉल्यूशंस जो कि आप इन प्रॉब्लम्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो दे कैटेगराइज द प्रॉब्लम्स या पैटर्न्स इनटू 3 टाइप्स। पहली क्या थी, क्रिएशनल पैटर्न्स, दूसरे स्ट्रक्चरल पैटर्न्स, तीसरे बिहेवियरल पैटर्न्स। क्रिएशनल वो पैटर्न्स होते हैं जो कि आपके पास ऑब्जेक्ट की क्रिएशन और उसकी जो लॉजिक है उससे रिलेटेड आपके पास जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको रिजॉल्व करते हैं। स्ट्रक्चरल पैटर्न्स कौन से होते हैं, दे आर द पैटर्न्स जो कि आपका एक ऑब्जेक्ट जो है उसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी, वो किससे इनहेरिट करेगा, उसके अंदर क्या क्या डेटा मेंबर्स होंगे, फंक्शनैलिटीज होंगी, उन सब का जो वो रखता है सोल्यूशन आपको प्रेजेंट करता है, दोज आर द स्ट्रक्चरल पैटर्न्स। इसी तरीके से बिहेवियरल पैटर्न्स क्या होते हैं, आपके किसी भी दो क्लासेस के अगर बीच में इंटरेक्शन हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है, तो उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स या बग्स आपके पास फेस होते हैं उनसे जो उनके जो सोल्यूशंस है उसको हम किसमें कैटेगराइज करते हैं, बिहेवियरल पैटर्न्स के अंदर। ओके, स्टार्टिंग विथ क्रिएशनल पैटर्न्स। सबसे पहले आपका जो पैटर्न है दैट इज फैक्ट्री पैटर्न। फैक्ट्री पैटर्न क्या कहता है, डेफिनेशन अगर इसकी मैं समझूं, define an interface for creating an object but let subclasses decide which class to instantiate. Factory method lets a class refer deferred institution to subclasses। ठीक है, अब अगर इसकी मैं मतलब की बात करूं ये क्या कह रहा है, तो ये सिर्फ इतनी सी बात कह रहा है कि यार मुझे ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं बहुत सारे अलग अलग क्लासेस के, इसका कोई आसान तरीका या कोई इसकी आसान एक क्लास मुझे बना के दे दो। ठीक है, सच दैट कि आपकी जो लॉजिक है कि किस तरीके से वो ऑब्जेक्ट्स इनिशियलाइज हो रहे हैं वो मेरे दूसरे किसी प्रोग्रामर को जो कि मेरे ये क्लासेस को यूज करेगा उसको ना पता चले, मेरी जो लॉजिक है वो हाइड हो जाए। तो यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल है। अ, मैं अगर जो है MS पेंट बनाने जा रहा हूँ और उसके अंदर जो है मुझे क्या करना है, आई एम एट अ फेज जहाँ पे मैं अपने शेप्स को डिसाइड करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो सर्कल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, इन सब के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। देन यू कैन क्रिएट या ड्रॉ द पिक्चर फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट्स। इन ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हुए मैं उनकी पिक्चर ड्रॉ कर सकता हूँ कैनवस के ऊपर। अब हुआ क्या, मैंने सर्कल की क्लास बना ली, स्क्वायर की क्लास बना ली, रेक्टेंगल की बना ली, अच्छे से इसका जो है मैंने इम्प्लीमेंट भी कर दिया कि यार इसका एक्सट्रैक्शन क्या लगेगी, शेप्स होगा, उसमें ड्रॉ का मेथड होगा और बाकी सारा वो उसको इनहेरिट कर लेंगे। ये तो सारी बात हो गई। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जो इन ऑब्जेक्ट्स को यूज करने वाला है या इन ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्शन करने वाला है वो कोई और प्रोग्रामर है। ठीक है, अब उसको क्या पता कि यार सर्कल बनाते वक्त मुझे किन किन पैरामीटर्स का ख्याल रखना है, स्क्वायर का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करवाते वक्त मुझे क्या क्या पैरामीटर्स भेजने पड़ेंगे, रेक्टेंगल इनिशियलाइज करवाते वक्त मुझे किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए।
तो ये सारी चीजें उसको दोबारा समझाने की बजाय हम क्या करते हैं, वी क्रिएट अ लेयर। हम अपना जो सिस्टम है, एक्चुअल सिस्टम शेप्स का, उसके और जो मेरा सेकंड प्रोग्रामर है उसके बीच में हम एक लेयर बना देते हैं। और इस लेयर को हम क्या कह रहे हैं, शेप फैक्ट्री। मतलब हमने उसको एक फैक्ट्री बना के दे दी, उसको नहीं पता कि पीछे फैक्ट्री कैसे काम कर रही है। वो सिर्फ फैक्ट्री से रिक्वेस्ट करता है, फैक्ट्री अपना जो लॉजिक है उससे बगैर दिखाए, बगैर डिस्क्लोज करे हुए ऑब्जेक्ट उसकी रिक्वायरमेंट का बना के दे देती है। तो दिस इज द टिपिकल प्रॉब्लम जो कि आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मतलब फेस करते हैं प्रोग्रामर्स। यार हमारे पास इतनी कॉम्प्लेक्स लॉजिक है जिसको हम डिस्क्लोज भी नहीं करना चाहते और ना उसको जो है किसी और प्रोग्रामर को समझाना आसान है। लेकिन अब जो है ये ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेगा तभी इस पूरे सिस्टम के साथ ये लिंक कर पाएगा, नहीं तो ये इसका सिस्टम अलग बन जाएगा, हमारा सिस्टम अलग बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी क्रिएट अ फैक्ट्री। फैक्ट्री क्या करती है, आपके कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स बना के देती है किसको, आपके सेकंड प्रोग्रामर को या यूजर को जो कि रिक्वेस्ट कर रहा है उससे, लेकिन सच दैट कि उसकी लॉजिक क्या पीछे है या क्या कॉम्प्लेक्सिटी है वो उस प्रोग्रामर को रिक्वायर्ड नहीं है कि उसको पता हो। ठीक है, उससे छुपा के हम ये काम कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, तो इस चीज का ख्याल रखिएगा, इस चीज को याद रखिएगा कि डिजाइन पैटर्न जो है ना बहुत कॉम्प्लेक्स कोर्स बन जाता है। क्यों बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी एग्जाम्पल्स के मुताबिक आपकी सेट ऑफ क्लासेस, आपके यूएमएल डायग्राम्स, आपके कोड स्ट्रक्चर्स चेंज हो जाते हैं। तो स्टूडेंट जो है वो उसको पिक नहीं कर पाते। वो कोई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि यार एक एग्जाम्पल में मेरे पास इतनी क्लासेस थी, इसी एग्जाम्पल को, बल्कि इसी पैटर्न को मैं दूसरी एग्जाम्पल में देखता हूँ तो इसमें ज्यादा क्लासेस हैं। और इसी एग्जाम्पल के और इसी जो है पैटर्न के ऊपर मैं तीसरी एग्जाम्पल लेता हूँ तो उसमें बहुत ज्यादा क्लासेस हैं। तो इन सबको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल अंडरस्टैंड कि हर पैटर्न के अंदर कौन कौन से मॉड्यूल्स नेसेसरी हैं। मतलब वो वाले पार्ट्स जो लाजमी इसके अंदर होंगे, इसके अलावा कुछ और आ सकते हैं, लेकिन लाजमी अगर ये नहीं हुए तो पैटर्न कंप्लीट नहीं होगा। तो उनको हमने स्लाइड में नाम क्या दिया है, दैट इज मॉड्यूल्स। तो फैक्ट्री पैटर्न में आपके पास 4 मॉड्यूल्स होंगे। पहला कौन सा होगा, कॉन्क्रीट फैक्ट्री। मतलब कॉन्क्रीट का पहले हम डेफिनेशन देख चुके हैं। तो हमारे पास एक फैक्ट्री बनेगी जो कि क्या करेगी, हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट्स को बना के देगी। तो उस फैक्ट्री का प्रोडक्ट क्या होगा, कॉन्क्रीट प्रोडक्ट्स होंगे ऑब्वियसली। लेकिन अब ये प्रोडक्ट किस किस्म के होंगे, ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं उस फैक्ट्री के। लेकिन एक अगर मैं फैक्ट्री की बात करूं, जनरल बात करूं, तो फैक्ट्री एक प्रोडक्ट निकालेगी, उसको हम टर्म क्या कह सकते हैं, उसको जनरलाइज कैसे कर सकते हैं, वी विल से दैट जनरलाइज प्रोडक्ट एज एब्स्ट्रैक्ट प्रोडक्ट। ठीक है, और इसी तरीके से फिर आपका एक डेमो या तो वो आपके पास प्रोग्रामर जो कि इसको यूज करने वाला है। तो आपके पास इस पैटर्न के 4 मॉड्यूल्स होंगे। तो इसकी एग्जांपल आपके कोड के अंदर जब हम यूएमएल डायग्राम या कोड को देखेंगे, जो यूएमएल डायग्राम में आपने देखी, कॉन्क्रीट फैक्ट्री कौन सी होगी आपके पास, दिस इज द शेप फैक्ट्री। ठीक है, उसके बाद कौन आपके एब्स्ट्रैक्ट प्रोडक्ट कौन सा होगा, इट विल बी शेप। क्यों, क्योंकि कॉन्क्रीट प्रोडक्ट्स मेरे पास बहुत सारे हैं, रेक्टेंगल भी है, स्क्वायर भी है, सर्कल भी है। लेकिन अगर इन सबको मैं जनरलाइज कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरा शेप बन जाएगा। और मेरे पास डेमो क्या हो जाएगा, मेरा वो प्रोग्रामर या वो सेक्शन ऑफ कोड जो कि इस फैक्ट्री को यूज करेगी। तो हमारी एग्जांपल के अंदर फैक्ट्री पैटर्न डेमो जो है यहाँ पे, इसको हमने जो है हमारा डेमो का मॉड्यूल या प्रोग्रामर नंबर 2 को जो है हिस्सा इसमें इंप्लीमेंट किया है। ओके, तो दीज आर द नेसेसरी पार्ट्स, इसके अलावा आपका पैटर्न कंप्लीट नहीं होगा। अब इस प्रोसेस को समझ लेते हैं कि अब इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे हम। तो ये जो प्रोसेस है सिर्फ और सिर्फ इस पैटर्न के लिए बताया जा रहा है, इसके बाद जितने भी पैटर्न्स हैं उन सब के लिए नहीं बताया जाएगा, ताकि आप जो है यूएमएल को अच्छे से रीड करना समझ लें। तो दिस इज ओनली फॉर दिस फैक्ट्री पैटर्न। ओके, तो होगा क्या, आपके पास जो 4 मॉड्यूल्स थे, दीज वंस, इसमें अगर मैं देखूं तो मेरी एक शेप फैक्ट्री की क्लास बन गई। उसके बाद मेरे जो सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल थे, इन सबको हमने क्या करा, अलग अलग डिफाइन तो किया, लेकिन इन सबका एक एब्स्ट्रैक्ट बनाया प्रोडक्ट जिसका हमने नाम क्या दिया, शेप। और फिर हमारा एक डेमो की जो हमारा मॉड्यूल था वो हमारे पास कहाँ पे आ गया, एट द राइट। अब होता क्या है, मेरा डेमो या मेरा प्रोग्रामर नंबर 2 किसको पैरामीटर भेजता है, रिक्वेस्ट भेजता है टू शेप फैक्ट्री कि मुझे ये वाला शेप बना के दो। वो क्या करता है, अपने पैरामीटर को रीड करता है, देन क्या करता है, अपनी लॉजिक्स के अंदर जाता है और उसका रिस्पेक्टिव शेप बना के उसको क्या रिटर्न कर देता है, उसका रिस्पेक्टिव शेप।
अब यहाँ पे ख्याल रखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इस चीज का ध्यान रखें कि मेरे पास रिक्वेस्ट हो सकती है सर्कल की आए, रेक्टेंगल की आए या स्क्वायर की आए, लेकिन हमेशा रिटर्न क्या हो रहा है, शेप। ठीक है, तो इस वजह से आपका जो शेप है दैट इज एब्स्ट्रैक्ट प्रोडक्ट, तो इस वजह से काम आता है, जो कि आप अभी आगे कोड में देखने वाले हो। सो हम करेंगे क्या, वी विल क्रिएट अ इंटरफेस या एब्स्ट्रैक्ट वर्जन ऑफ माय प्रोडक्ट्स। मेरे प्रोडक्ट्स कौन कौन से थे, रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल। अब हर एक की जो कोड होगा या इम्प्लीमेंटेशन होगी वो थोड़ी कहीं ना कहीं चेंज होगी। इसी वजह से ये अलग अलग मेरे पास क्या बन रहे हैं, मेरे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं अलग अलग। लेकिन अगर इन सबको मैं जनरलाइज कर दूं तो मैं इन सबको क्या कह सकता हूँ, इट कैन बी अ शेप, और उस शेप के अंदर मैंने क्या बना दिया, उसको इंटरफेस बना दिया। जैसे हम पहले देख चुके हैं, या तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाए या तो इंटरफेस बनाए, इट इज अप टू योर रिक्वायरमेंट। वो शेप क्या कहता है कि जो भी मुझको इनहेरिट करेगा उसके लिए नेसेसरी क्या है कि वो ड्रॉ का जो फंक्शन है उसको क्या करे, लाजमी इंप्लीमेंट करे। कैसे करेगा, शेप इंटरफेस जो शेप है उसके अंदर आप देखेंगे कि ड्रॉ का कोड कोई भी नहीं आपने दिया हुआ, लेकिन अब जो भी क्लास इसको इनहेरिट करेगी उसके लिए लाजमी है कि वो अपना ड्रॉ का फंक्शन खुद ही लिखे। ठीक है, तो इसी तरीके से रेक्टेंगल जब शेप को इनहेरिट करेगा, इसका कॉन्क्रीट प्रोडक्ट बनने जाएगा, तो उसके लिए हमने क्या करा, ड्रॉ की इंप्लीमेंटेशन दी, कोड दिया। इसी तरीके से जब स्क्वायर उसको इनहेरिट करेगा तो उसके लिए भी लाजमी क्या हो गया कि अब इसको ये क्या करे, इसके रूल को फॉलो करे और ड्रॉ का कोड अब इसको डिफाइन करे अपने अंदर। ठीक है, इसी तरीके से जब सर्कल ने इसको इनहेरिट किया, इसका एब्स्ट्रैक्ट प्रोडक्ट का जब ये कॉन्क्रीट प्रोडक्ट बनने की कोशिश करेगा तो इसके ऊपर भी रूल अप्लाई हो जाएगा। तो इसको भी अब क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर ड्रॉ का जो फंक्शन है उसका कोड खुद लिखना पड़ेगा। तो इसने भी क्या करा, हमने लिख दिया। अब क्या होगा, अब हम आगे जाएंगे। अब हमारे पास बारी आती है किसकी, हमारी फैक्ट्री की। हमने एब्स्ट्रैक्ट प्रोडक्ट जो था शेप, उसका कोड कर लिया। उसके बाद कॉन्क्रीट प्रोडक्ट्स जो थे हमारे पास कौन कौन से थे, सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगल, इसका भी हमने क्या कर दिया, कोड कर दिया। अब हम आते हैं हमारे तीसरे, जो कि हमारे पास तीसरा मॉड्यूल था, शेप फैक्ट्री, उसके ऊपर आ जाते हैं। अब ये फैक्ट्री कैसे बनाई जाए। ठीक है, तो हमने क्या करा है, इस फैक्ट्री को बनाने के लिए इसमें एक फंक्शन है दैट इज गेट शेप। वो क्या करता है, आपसे पूछता है स्ट्रिंग के अंदर पैरामीटर कि मुझे शेप बताओ कौन सा चाहिए। फिर उसके बाद इफ की चेक्स को चेक करते हुए वो उसका रिस्पेक्टिव कंस्ट्रक्टर कॉल करता है और रिटर्न क्या करता है, शेप ही करता है। यहाँ पे ख्याल रखिएगा, देखें बन क्या रहा है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कॉन्क्रीट प्रोडक्ट, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, लेकिन रिटर्न क्या हो रहा है, शेप। अगर मैं इसको शेप ना रखूं यहाँ पे, तो जब सर्कल की बारी आएगी तो मुझे सर्कल के लिए अलग फंक्शन बनाना पड़ेगा, रेक्टेंगल की बारी आएगी मुझे रेक्टेंगल के लिए अलग फंक्शन बनाना पड़ेगा ताकि उसका रिटर्न टाइप उसके रिस्पेक्टिव रहे, और स्क्वायर की बारी आएगी तो इसी तरीके से मुझे एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, स्क्वायर। लेकिन अगर हम यही काम करने लगे तो पीएफ और हमारी डिजाइन पैटर्न में डिफरेंस क्या रह जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, एब्स्ट्रैक्शन या जनरलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए जो एब्स्ट्रैक्ट प्रोडक्ट था उसको रिटर्न टाइप बनाया। अब होगा क्या, ऑल दो सर्कल तो है लेकिन इसको हम क्या कह सकते हैं, ये शेप भी है, तो इसलिए ये वैलिड है। रेक्टेंगल तो है लेकिन ये क्या है, शेप भी है, बिल्कुल वैलिड है। स्क्वायर तो है लेकिन ये क्या है, शेप भी है, तो इसलिए वैलिड है। तो इन सब की रिटर्न टाइप को कॉमन करने के लिए हमने एब्स्ट्रैक्ट जो उसकी क्लास थी उसकी रिटर्न टाइप को हमने यूज कर लिया। अब हम आ जाते हैं राइट साइड पे, जो कि हमारा लास्ट मॉड्यूल है, जो कि प्रोग्रामिंग नंबर 2 जो है उसको सपोज कर लें, या आपका डेमो जो है उसको सपोज कर लें। करता क्या है, वो आपकी एक फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाता है। ठीक है, अब उस फैक्ट्री को क्या कहता है, उसके ऑब्जेक्ट को कहता है कि मुझे सर्कल बना के दो, शेप 1 आ जाता है आपके शेप 1 के ऑब्जेक्ट में। उसी तरीके से एक और शेप बनाता है, उसमें कहता है मुझे रेक्टेंगल बना के दो, तो रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनता है और आ जाता है किसके अंदर, शेप 2 के अंदर। यहाँ पे ध्यान रखें, शेप 1 और शेप 2 जो है मेरे पास, उसकी डेटा टाइप क्या है, क्लास टाइप क्या है, उसकी शेप है। इसकी सर्कल की सर्कल क्यों नहीं रखी, रेक्टेंगल की रेक्टेंगल क्यों नहीं रखी, क्योंकि हमारे पास जो हमारा जो फंक्शन है गेट शेप का, वो हमें रिटर्न क्या करता है, शेप, इसीलिए हमें शेप ही रखना पड़ेगा। लेकिन जब आप शेप 1 को ड्रॉ कॉल करेंगे तो वो किसके कंस्ट्रक्टर से बना था, सर्कल के कंस्ट्रक्टर से। तो ड्रॉ वाला किसका फंक्शन चलेगा, आपके सर्कल का ड्रॉ चलेगा। इसी तरीके से अगर मैं शेप 2 पे आ जाऊं तो उसको बनाते वक्त किसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था, आपके रेक्टेंगल का। तो इसी तरीके से जब शेप 2 का ड्रॉ कॉल होगा तो किसका ड्रॉ फंक्शन फायर करेगा, आपके रेक्टेंगल का। तो दिस वाज माय ओवरऑल पैटर्न, फैक्ट्री पैटर्न जो आपके पास, ये सिंप्लिसिटी देता है। दोबारा इसको जो है रीड आउट कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं कि जब भी मेरे पास ऑब्जेक्ट की क्रिएशन की बात आ रही है, सच दैट कि मुझे अपनी लॉजिक जो है या कॉम्प्लेक्सिटी जो है मेरे ऑब्जेक्ट के क्रिएशन की
उसको हाइड करना है या उसको ईजी बनाना है, सच दैट कि मेरा जो नेक्स्ट प्रोग्रामर है या मेरा नेक्स्ट यूजर जो है उस क्लास के सिस्टम के कोड को यूज करने वाला, उसके लिए ये जो है क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट का प्रोसेस ईजी हो जाए। उसको ये समझना ना पड़े कि यार एक स्क्वायर क्या होता है, सर्कल क्या होता है, या हर एक सर्कल और जो ड्रॉ है, सॉरी सर्कल और जो मेरा रेक्टेंगल है, उन दोनों के शेप्स का जो डिफरेंस है वो कैसा होना चाहिए। उसको सिर्फ ये पता है कि मैं सर्कल पास करूंगा, मुझे सर्कल का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज माई फैक्ट्री पैटर्न। होप दैट इज मच क्लियरर नाउ आफ्टर द कोड। Thanks for watching. Like and comment and subscribe my channel. Thanks for